वेलकम टू ZNZ लाइब्रेरी चैनल। निम्रत सियाल और फरहान शाह की दास्तान को पढ़ते हैं, जिसका है पार्ट 14। खुली तो सर भारी महसूस हुआ, तो वह मुश्किल नाक से सांस ले पा रही थी। कुछ हवास बहाल हुए तो खुद को एक दरमियाने साइज़ के खूबसूरत से कमरे में पाया था। फ़ौरन से बेशतर उसने आंखें खोली थी। इतने में नज़र सामने कंफर्ट पर बैठे सफ़ेद कुर्ते शलवार कमीज़ में बदबू उस बुढ़ान पर पड़ी थी, हवा जो उसी को तक रहा था। उसने फ़ौरन उठना चाहा, मगर ये क्या हरकत करने पर उसे अपने हाथ पीछे बंधे हुए मालूम हुए थे और मुंह पर टेप उसके माथे पर बल पड़े थे। उसकी हालत समझता हुआ वो उठा था और एकदम से मुंह से टेप खींच कर उतारी थी। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? वो एकदम उसे खाने को दौड़ी थी, खौफ कहीं ना था। तो मैं अपना बनाने, बुरहान ने मुस्कुराते हुए कहा था। क्या बकवास कर रहे हो? फिर से फंकारी। सही बकवास कर रहा हूँ, इसी अंदाज में जवाब आया था। हाथ बंधे थे पर पैर आज़ाद थे। उसने एकदम बेड से छलांग लगाई थी। देखो, ज़्यादा फजूल मत बको और मुझे वापस छोड़कर आओ फ़ौरन, उसने हुक्म दिया था। आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर पहले जिस काम के लिए लाए हूँ वो तो हो जाए। वो उसकी जानिब भरते हुए बोला था। किस काम के लिए लाए हो? मुकद्दस ने अशनबे से पूछा था। बताया तो है तुम्हें अपना बनाने। वह हनूज उसकी तरफ बढ़ता बोला था। वो एकदम पीछे को गई थी। देखो, कोई बदतमीज़ी नहीं, मुझे वापस जाना। मैं भी यही चाहता हूँ कि कोई बदतमीज़ी ना हो और जल्द अज जल्द तुम्हें वापस छोड़ आऊँ। वो उसके करीब आ चुका था। मुकद्दस एकदम दरवाजे से लगी थी। दोनों में बामुश्किल एक कदम का फासला था। क्या चाहते हो? सवाल आया था। निकाह करना चाहता हूँ तुमसे आज रबी, बुरहान ने सीधी बात की थी, जबकि उसकी बात पर मुकद्दस ने उसे ऐसे देखा जैसे उसकी दिमागी हालत पर शबा हो। दिमाग तो सेट है तुम्हारा, भंग वंग पी ली है क्या? वो एकदम तंग कर बोली थी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पूरे होशो हवास में हूँ, बुरहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, जबकि मुकाबिल का दिल चाहा उसके मुंह से मुस्कुराहट नोच फेंके। मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आई क्या मिस्टर बुरहान अफंडी? मैं तुम पर थूकना भी गवारा नहीं करती। अब इससे पहले मेरा दिमाग ज़्यादा ख़राब हो, तुम शराफत से मुझे यहाँ से जाने दो। उसने लॉक चेक करके देखा था, मगर वो बंद था। जबकि उसकी बात सुनकर बुरहान का चेहरा एकदम सुर्ख हुआ था। एक कदम का जो फासला बाकी था वो भी वो मिटा चुका था और उसके दोनों अतराफ हाथ रखकर फरार की तमाम राहें बंद करता। इंतहाई तरशी से वो उससे मुखातिब हुआ था। बात तो मेरी तुम्हारी समझ में नहीं आई मिस मुकद्दस। मैंने तो प्यार से तुमसे बात की, तुम्हारी मिन्नत तक कर डाली, मगर तुमने कान तक धरना गवारा ना किया। अब इससे पहले कि मेरा दिमाग वाकई ख़राब हो जाए, तुम शराफत से निकाह नाम पर साइन कर दो। वो शदीद तैश में उससे इंतहाई दर्जे करीब मुखातिब था। एक पल वो वाकई अंदर तक काँपी थी। बुरहान ने टेबल की तरफ इशारा किया था, जहाँ निकाह नामा रखा गया था। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो साइन कर दूँ? देखो, अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती मुझसे निकाह कर लोगे तो गलती है पर हो तुम। वो एकदम गुस्से से बोलती कमरे में मौजूद वाहिद खिड़की की तरफ लपकी थी और उसे खोलने के जतन करने लगी। बुरहान के चेहरे पर कोई फिक्र नमूदार नहीं थी, बल्कि वह सुकून से उसकी कार्रवाई देख रहा था। जब हर जतन के बावजूद उसको कामयाबी ना हुई तो बुरहान की आवाज़ गूंजी थी, ये नहीं खुलने वाली। वो उसकी जानिब बढ़ा था। मुकद्दस मुड़ी तो बुरहान को खुद को बगौर देखते पाया। वो गहरी नज़र उसके सजे संवरे सरापे पर गाड़ी खड़ा था। वो एकदम भुखलाई थी, क्योंकि जो भी था बिल आखिर सच यही था कि वो एक मर्द था, जबकि वो एक लड़की। वो उसको नज़रों के हिसार में लिए आगे बढ़ा था। वो देखो, मेरे करीब आने की गलती मत करना, अच्छा नहीं होगा। वो एकदम दुबकी थी, जबकि बुरहान को पहली बार बाजी पलटनी महसूस हुई थी। ये ख्याल उससे पहले छूकर क्यों ना गुजरा, इसलिए शायद कि वो ऐसा कुछ करना तो दूर ऐसा सोच भी नहीं सकता था। मगर अब उसको ऐसे दबकता देखकर उसके होठों पर शरीर मुस्कुराहट उभरी थी, वो कमाल खूबी से छुपा गया था। मुकद्दस की जानिब बढ़ते कदम थमे न थे। उसने हाथ बढ़ाकर नामहसूस अंदाज में कुर्ते का ऊपर का बटन खोल दिया था। मुकद्दस ने उसकी कार्रवाई देखी थी। तो तुम अपनी हद में रहो समझे, वरना उसने धमकी देना चाहिए, वरना सवाल आया था, वरना मैं चीख कर लोगों को इकट्ठा कर लूँगी अपनी तरफ से। उसने बहुत बड़ी धमकी दी थी। ओह रियली डन, गो अहेड गर्ल, बुरहान ने सुकून से जवाब दिया था। वो उसके सर पर पहुंच चुका था। मुकद्दस ने एकदम हाथ बढ़ाकर उसे धक्का देना चाहा, मगर इससे पहले उसके बढ़े हुए हाथ की कलाई बुरहान की गिरफ्त में आ चुकी थी। शराफत से साइन करो भी, वरना मुझे रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं है। बुरहान ने उसकी आंखों में आंखें गाड़े बरहमी से कहा था। तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो फिर से बोली थी। मैं क्या कुछ कर सकता हूँ ये तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। वैसे भी अंदाज़ा तो हो ही गया होगा, जब मैं तुम्हें यहाँ ला सकता हूँ, दुनिया से छुपाकर बंद कमरे में रख सकता हूँ, तो बंद कमरे के अंदर और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अंदाज़ खासा मायने खेज था। जितनी जल्दी साइन करोगे तुम्हारा ही भला है, वरना अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेने पहुँच गए और तुम ना मिली तो सोचो क्या होगा। बुरहान ने उसे वाकई डराया था और चंद लम्हे वो साकिर हो गई थी। अगर भाई लेने आ गए तो ओ नो, अम्मी अब्बू क्या सोचेंगे, क्या गुजरेगी उन पर। उसको अपना दिल लुटा हुआ महसूस हुआ था, इसलिए कह रहा हूँ साइन करो, ताकि तुम भी फारिग और मैं भी। बुरहान ने उसकी उड़ती रंगत देखी तो हल पेश किया था। क़यामत तक नहीं करूँगी समझे। तुम घटिया इंसान समझ क्या रखा है? होते कौन हो तुम मुझ पर रोब डालने वाले? शर्म नहीं आती? किसी के घर की इज्जत पर हाथ डालते हो। तुम्हारे बाप की जागीर नहीं हूँ जो अपना हुक्म चलाओगे। मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। उससे के बल चीखी उठी थी, आवाज़ रंधने लगी थी, जबकि बुरहान ने झटके से उसे करीब खींचा था। तुम जो मर्जी कह लो, आई डोंट केयर, और इज्जत पर हाथ डाला ही कब है अभी?
मुझे मजबूर मत करो कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाना पड़े मुझे। ये क्या तुम लगा रखी, आप बोलोगी अब तुम दोबारा तुम्हारे मुँह से तुम ना निकले। अपने अल्फाज पर गौर करो और सोच समझ कर बोलो, समझी। उससे झटके से आज़ाद करता वो पीछे हुआ था। हाँ, तुम्हें आप कहूँ मैं, कहीं कह ही ना दूँ। उसने जैसे उसका मजाक उड़ाया था। मुझे अल्फाज पर गौर करने का मशवरा देने के बजाय तुम अपनी हरकत पर गौर करो। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपने वालिदैन की इज्जत ऐसे रोने दूंगी? तुम्हारी इन चीप थर्ड क्लास हरकतों में कामयाब नहीं होने दूंगी। साइन करती है मेरी जूती, उसने जताकर कहा था। तुम मुझे जिद दिला रही हो मुकद्दस, बुरहान ने जैसे वार्न किया था। नहीं करूँगी साइन, जो मर्जी कर लो। वो भी वह जिद हुई थी। ओके बैठी रहो, फिर मैं भी इधर ही हूँ और तुम भी। बुरहान निशाने उठ गए। वो सर थामे वहीं बैठती चली गई। वो उस इंसान के सामने आंसू बहाकर खुद को कमज़ोर नहीं करना चाहती थी, मगर अब सही मानों में उसको बेबसी ने आन घेरा था। उसे यहाँ 40 से 45 मिनट हो चुके थे, या शायद आधा घंटा। अगर घर से उसे कोई लेने पार्लर पहुँच जाता तो क़यामत आ जाती। मगर जो काम बुरहान शाह इससे करवाने की जिद कर रहा था, वो उससे भी करने को हरगिज़ तैयार न थी। उसे किसी भी तरह फ़िलहाल यहाँ से निकलना था। और फिर उसके दिमाग ने जैसे ग्रीन सिग्नल दिया था, मुखी चुपचाप साइन कर दे, फ़िलहाल हालात को समझ, साइन कर और इधर से एक बार निकल जाए। फिर फ़ौरन निम्रा से बात करके इस छिछोरंत से चाँद छुड़वा दूँगी। हाँ, किसी को कुछ भी पता चलने की नौबत आने से पहले इससे डिवोर्स ले लूँगी। फ़िलहाल इज़्ज़त बचा, अपनी भी और घर वालों की भी। हाँ, ये ठीक है। उसने फ़ौरन सोचा। इस बात से अनजान सामने बैठा शख्स उसकी आँखों की चमक देखकर किसी हद तक उसके दिमागी खलल को भाप गया था। लाओ पेन, उसने चुप तोड़ी थी। ऐसे नहीं, इधर आओ पहले। बुरहान ने हाथ बढ़ाया था, जबकि उसके ने उसके बड़े हाथ पर निगाह गलत ना डाली थी। वो सीधा बेड की तरफ बढ़ी। उसके हाथ से निकाहनामा झपटने किसी अंदाज में लिया और इधर-उधर साइन किए थे। आराम से मीजान, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा उतावली हो। और फिर इंतहाई धड़कते और डूबते दिल के साथ उसने बुलाकर अपना आप उस शख्स के नाम लिख दिया था जिसके लिए उसके दिल में दूर-दूर तक कोई जज़्बा ना था, मगर अब एक जज़्बा उभरने लगा था। वो था नफ़रत का। बुरहान ने उसकी तेज़ी पर चोट की थी, जबकि उसने जवाब देना गवारा न किया था। हो गया, अब बख्शो, मुझे वापस जाना है। मुझे फ़ौरन खड़ी हुई थी। बैठो इधर, उसने जैसे हुक्म दिया और रूम अनलॉक करके बाहर आया था, जहाँ गवाहान और मौलवी मौजूद थे। उसने मिलकर उनको रुखसत करके वो अंदर आया था, जहाँ वो बैठी थी। एकदम रूम का दरवाज़ा खुलने पर मुकद्दस ने जल्दी से अपनी आंखों को रगड़ कर आंसू साफ किया था। बुरहान के दिल को कुछ हुआ था, वो रोई थी, जबकि वो रोने वालों में से ना थी। उस सारी कार्रवाई के दौरान को कमज़ोर नहीं पड़ी थी, ना आंसू को खुद पर हावी होने दिया था। बुरहान बेड पर आकर उसके सामने बैठा तो वो एकदम खड़ी हुई थी। मुझे छोड़कर आओ फ़ौरन, वो गिराई थी। बुरहान ने एकदम उसकी कलाई थमी, उसे झटके से बेड पर गिराया था। इससे पहले वो उठी, वो उस पर ज़रा सा झुका था। इतनी जल्दी भी क्या? अब तो बीवी हो तुम मेरी, पहले अपना हक वसूल तो कर लूँ। उसके गोरे मुखड़े को देखकर वो बोला था। वो बिजली किसी तेज़ी से सीधी हुई थी। बकवास बंद करो, अपने और तुम्हारे इस नाम से मैं बहुत जल्द छुटकारा हासिल कर लूँगी। बुरहान शाह अफंदी, ज़्यादा हवाओं में मत उड़ो और ख़बरदार जो कोई बदतमीज़ी करने की कोशिश की तुमने। बुरहान को गुस्सा सवा नेज़े पर गया था। वो खड़ा हुआ था। ये जो तुम्हारे दिमाग में फतूल पड़ रहा है ना छुटकारा हासिल करने का, उसे निकाल दो, क्योंकि अब तुम मरते दम तक छुटकारा हासिल नहीं कर सकती इस नाम से और नाम वाले से। उसने दोबारा उसको करीब किया। तुम मेरी बीवी हो, अब मेरे निकाह में, लिहाजा कोई भी उल्टी सीधी हरकत करने का अपनी खोपड़ी से निकाल फेंको। बुरहान का लहजा किसी भी किस्म की आरायत से आरी था। अभी तो छोड़ रहा हूँ, मगर दोबारा नहीं छोड़ूंगा। खबरदार जो भाभी के आगे ज़बान खोली तुमने, 1 सेकंड में सब बता दूंगा तुम्हारे घर वालों को। और सोचो पर फिर क्या होगा, तुम्हारी रुखसती होगी, वो भी फ़ौरन से बेशतर। फरहान ने शौकी से कहा था। हूँ बिल्ली को छींचड़ों के ख्वाब। वो ख़ब खामोश रह सकती थी। जितनी जल्दी हो सके उससे इनकार करके इस ड्रामे को वाइंड अप करो। चलो आप। उसका हाथ थाम कर बोसा देता वो उससे लिए बाहर को लपका था, जबकि मुकद्दस अपने हाथ को बेयकीनी से देख रही थी, जहाँ वो अपनी पहली छाप छोड़ चुका था। मुकद्दस की मंगनी के लिए फरहान उसे ड्रॉप करके रहा था। उसकी नज़रों की तपिश खुद पर महसूस करके वो अब वाकई घबराने लगी थी। वैसे भी आजकल उसकी नज़रें बहुत कुछ कहती नज़र आती थी उसको, जिनको वो पढ़कर भी अनजान बन जाती थी। अल्लाह अल्लाह करके वो मंजिल पर पहुंची तो उसे वापसी का वक्त देकर वो चला गया। अंदर आकर सबसे मिले। मुकद्दस का चेहरा से थोड़ा फीका फीका सा लगा था। क्या हुआ मुक्की, तो परेशान है? मीरा ने फिक्रमंदी से पूछा था, जबकि वो कुछ देर खामोशी से टकर टकर उसे देखती रही। दिल किया सब बता दे उसको। निकाह के बाद बुरहान उसे वापस पार्लर ले गया था, जहाँ उसका मेकअप रिफ्रेश करवा दिया था उसने और फिर खुद चल दिया। अब वो निम्रा को क्या बताती, उसके चहेते भाई जैसे देवर ने क्या क़यामत तोड़ी थी आज, और वो ये मंगनी कैसे कर रही थी, सबको धोखा दे रही थी। उसे अपना आप मुझिम लगा था। क्या हुआ, क्या देख रही है, सब दे ठीक है ना? निम्रा ने उसे वापस होश दिलाया था। हाँ ठीक है सब, बस वैसे उसने जल्दी से बात संभाली थी। तू घबरा रही है, कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा, डोंट वरी। निम्रा ने उसे प्यार से हक किया था। वो भी मुस्कुराती। वो 2 दिन से मुसलसल नाइट ड्यूटी कर रही थी। रात देर से थकी हारी अस्पताल से आती तो गहरी नींद सो गई। हर तरफ अंधेरा था, गहरा स्याह खौफनाक अंधेरा और रूह को कांपने पर मजबूर कर देने वाली खामोशी। वो दीवाना वार भाग रही थी। उसके पाँव नंगे थे। पैरों में कोई चीज़ चुभती तो दर्द से उसकी सिसकी निकलती, मगर वो भागती रही, सीमत का तयन किए बगैर। मगर ये
अंधेरा खत्म ही नहीं हो रहा था। बिलाके वो थक गई थी। इतने में रुक कर इधर उधर देखा तो दूर एक पीली रोशनी दिखाई दी। वो उसकी सिमत बढ़ने लगी तो हरारत भी बढ़ने लगी। करीब पहुंचकर उसे अंदाजा हुआ वो आग थी। देखते ही देखते आग बुलंद होने लगी थी। आसमान से बातें करते शोले वो बेख्तियार पीछे हुई थी। आग की तपिश झुलसा देने वाली थी। उसे लगा वो जल जाएगी या आग उसको अपनी लपेट में ले लेगी, सब राख कर देगी। वो वापस मुड़कर एक बार फिर भागने लगी थी। दोबारा उसको एक रोशनी दिखाई दी। दूर एक सफ़ेद रोशनी नजर आई थी, एक उम्मीद की किरण, जैसे चांद की ठंडी चांदनी। और फिर देखते ही देखते वो रोशनी बढ़ने लगी और हर तरफ फैलने लगी, जैसे समा में नूर फैल गया हो। अभी वो सही से देख भी ना पाई थी कि एकदम उसकी आंख खुली थी। वो पसीने में शराबोर थी, बाल चेहरे पर चिपक रहे थे। कुछ लम्हों बाद जब हवास कदरे बहाल हुए तो उसे अंदाजा वो महज एक ख्वाब था। उसने गहरा सांस अंदर को खींचा और उठ बैठी। बाल पीछे किया और दुपट्टा उठाकर मुंह साफ किया था। ये कैसा ख्वाब था? उससे पहले वो सोचती कमरे का दरवाज़ा खुला था और वो लैपटॉप थामे अंदर दाखिल हुआ था। उसे जागा हुआ पाकर वो उसके पास ही आया था। गुड मॉर्निंग, उसने पहल की थी। गुड मॉर्निंग, निम्रा ने सुस्ती से फीके से अंदाज में जवाब दिया था। दिल अजीब सा होने लगा था। आप ऑफिस नहीं गए? वक्त देखा तो 12 बजने वाले थे। जाने की उसने पूछ लिया। थोड़ा लेट जाना है वाइफी, फरहान ने जवाब दिया था। ओके, वो महज सर ही हिला सकी। दिमाग अभी भी इसी खौफ के ज़ेरे असर था। फरहान ने उसकी खोई सी शक्ल देखी। क्या हुआ? आर यू ऑलराइट? फरहान ने फिक्रमंदी से पूछा था, साथ उसके माथे पर हाथ रखा था। मैं ठीक हूँ। न जाने कि उसने चिढ़ कर उसका हाथ झटका था। फरहान ने उसको कमर से पकड़कर एक झटके से करीब किया और उसकी धीरे से उसकी सराहीदार लंबी गर्दन पर झुका था। निम्रा ने एकदम भुखलाकर उसको देखा। वो कतई कुछ भी ऐसा इस वक्त उससे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और अगले लम्हे उसके सीने पर जोर देकर जोर से मज़ाहमत कर डाली थी। फरहान ने फ़ौरन गिरफ्त मज़ीद सख्त की थी और चेहरा उठाकर उसे देखा था। फरहान के चेहरे पर नागवारी और बेरहमी साफ नुमाया थी। मसला क्या है आखिर तुम्हारा? उसने आज़ाद किए बगैर उससे पूछा था। आप दूर हटे। निम्रा ने दोबारा उसका हाथ झटकना चाहा। आखिर कब तक चलेगा ऐसे? उसने तेज से पूछा था। निम्रा के पास कोई जवाब न था। तुम अब इस शादी को मेंटली एक्सेप्ट कर चुकी हो तो अब इस गरीज की क्या तुक बनती है आखिर? आज जैसे वो सारी बात साफ करने के मूड में था। मैंने आपको अभी माफ़ नहीं किया, उसने निगाह चुराकर जवाब दिया था। क्यों? माफ़ी मांग तो चुका हूँ हर चीज़ की। कब करोगी तुम माफ़? सवाल आया था। इतना आसान नहीं है, उसने फ़ौरन जवाब दिया था। इतना मुश्किल भी नहीं है। जब मैं सब भुलाकर माफ़ कर सकता हूँ और माफ़ी मांग सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं? फरहान का दिमाग वाकई सवा-नेज़े पर जाने लगा था। इंतज़ार था कि ख़त्म होने पर आ ही नहीं रहा था। निम्रा ने एकदम चौंक कर उसे देखा था। आपने किस चीज़ के लिए माफ़ किया? मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की कि आपसे माफ़ी की तलबगार होती, निम्रा ने जता कर कहा था। फरहान ने उसकी कलाई सख्ती से थामी थी। क्यों? तुमने अपनी मर्ज़ी से नहीं बुलाया था मुझे उस मंगनी वाले दिन के मुझे ड्रॉप कर दें? खुद किया था ना मैसेज और फिर सबके सामने इंसल्ट कर दी मेरी, जैसे मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। किस चीज़ का बदला लिया था आखिर तुमने? क्या तुम भी मेरे हरीफत से मिली हुई थी या मेरे जज्बात तुम्हारे लिए महज मजाक थे? वो गड़ा उठा था जबकि निम्रा ने फटी फटी आंखों से उसे देखा था। कौन सा मैसेज? मैंने कब मैसेज करके बुलाया आपको, वो भी शादी से पहले? उसे शदीद उलझन आन घेरी थी। मेरा दिमाग नहीं ख़राब जो बैठे बिठाए आपको ऐसे मैसेज ठोक दूँ कि पिक कर लो। होश से काम ले, ज़रा खुद सोचे मैं क्यों मैसेज करने लगी आपको? जवाबन वो भी आग बगोला हुई थी, साथ कलाई छुड़वाने की तगोदू जारी थी। व्हाट द हेल, तुम इस कदर झूठ भी बोल सकती हो? वो तमस्कर से हंसा था, जबकि निम्रा को उसके अल्फाज तीर की तरह चुभे थे। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, उसने गुस्से से एहतजाज किया था। अच्छा तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? उसने बेदर्दी से दोबारा उसे करीब किया था। मुझे नहीं पता किस मैसेज की बात कर रहे हैं आप, बट मैं सिर्फ इतना जानती हूँ मैंने आपको कभी ऐसा कोई मैसेज नहीं किया और उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। निम्रा ने जैसे बात ख़त्म करना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग, ये हमेशा मुझे ही क्यों गलत फहमियाँ होती हैं? अंदाज तंजिया था। ये तो आप बेहतर जानते होंगे। कमाल बेनियाजी से कंधे उचकाकर उसने जवाब दिया था। हाथ छोड़िए, मेरा दर्द हो रही है मुझे। जस्ट लीव मी, वो दबी दबी आवाज़ में चीखी थी और ज़रा सी गिरफ्त हल्की होने पर झटके से कलाई आज़ाद करवाई थी और फ़ौरन बेड से उतरकर बाथरूम की तरफ चल दी। तुम मेरी नरमी का बेजा फ़ायदा उठा रही हो, वो सख्ती से बोला था, जबकि उसकी बात सुनकर निम्रा के वाशरूम की तरफ बढ़ते कदम एक पल को थमे थे। कहीं न कहीं उसे शर्मिंदगी ने आन गिरा था, जिसे उसने जल्दी से दबाया था और बगैर कोई जवाब दिए वाशरूम घुस गई, जबकि फरहान ने खुले हुए लैपटॉप को परे पटका था जो वो काम की गर्ज से अंदर लाया था। डैम शी इज़ गेटिंग अपॉन माई नर्व, वो गिरा उठा था। इस बात से अनजान के कमरे के खुले दरवाजे के बाहर करा कोई उनकी गुफ्तगू ना सिर्फ सुन चुका था बल्कि उसे अपने शैतानी इरादों की कामयाबी के लिए पहली सीढ़ी का रास्ता भी मिल चुका था।
वो फ्रेश होकर कमरे में आई तो कमरा खाली था, यानी वो गुस्से में जा चुका था। उसने गहरी सांस खींच कर खुद को कंपोज किया और नीचे आ गई। उसका दिल बहुत अजीब हो रहा था, जैसे कुछ हो जाने का खदशा। बामुश्किल चंद नवाले जहर मारकर खाती वो लान में चल दी थी जहाँ बादल थे। वो उस ख्वाब के बारे में सोचने लगी। पहले इतना बुरा ख्वाब पे उठते ही फरहान से लाई उसका दिल उदास होने लगा था। दिल उसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद अंदर आकर किचन में घुस गई थी। आमना बेगम की मदद करने से घर से वो वाकई उसका दिल बहल गया था। उसने अपनी मर्ज़ी से कुछ स्पेशल बनाने का सोचा था। ना जाने क्यों उसका दिल चाहा वो फरहान के लिए कुछ बनाए। वो जानती थी उसको हलवा पसंद था। मौसम भी बादलों वाला था। उसने हलवा बनाने का सोचा। सारा सामान मंगवाकर वो काम में लग चुकी थी। आधा घंटे बाद फारिग होकर वो रूम में जा रही थी जब एकदम रज़िया बेगम उसके सामने आ गई। निम्रा, मेरी प्यारी बेटी, मेरा एक काम कर दो। आज तालिया भी नहीं है, ना कोई और जिससे कह सकूं, वरना ज़हमत न देती तुम्हें, उन्होंने इंतहाई शीरी लहजे में कहा था। आमना बेगम कुछ देर आराम करने की गर्ज से कमरे में गई थी। आंटी, आप बिला झिझक गए, आप शर्मिंदा कर रही हैं, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब बेटा, असल में मैंने आज शाम अपनी एक पुरानी दोस्त के यहाँ जाना है। टी पार्टी है, कोई खास जोड़ा नहीं था। तो तालिया ने कहा वो भिजवा देगी, मगर अब लाए कौन, मुझे देर हो जाएगी। बहुत अरसे बाद मिलूंगी अपनी दोस्त से, तो जाना ज़रूरी है, वरना वो नाराज़ हो जाएगी। बुरा ना मानो तो तुम तालिया की बुटीक से मेरा जोड़ा ले आओ, मेरी प्यारी बेटी, उन्होंने उससे पचकार कर कहा था। आंटी, ये तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, मैं ले आती हूँ, अभी बस चेंज कर लूँ, निम्रा ने उन्हें तसल्ली दी थी। जीती रहो, खुश रहो, दिल खुदा तुम जैसी फरमा बरदार बेटियां सबको दे। उन्होंने तारीफ का पल बांधा था। जबकि निम्रा मुस्कुराकर चेंज करने चल दी, इस बात से कतई अनजान के मुकाबले से कितने गहरे घड़े में धकेल रहा था। वो गुस्से से लैपटॉप खुला छोड़ता बाहर निकल आया था। ऑफिस में उसका रत्ती बराबर दिल ना लगा था। उसका मूड सख्त ख़राब हो रहा था। अब जब उससे लगा हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में निम्रा से बहस हो जाना उसका सख्त डिस्टर्ब कर गया था। उसे कतई अंदाज़ा ना था वो ऐसे झूठ बोलकर मुकर जाएगी। उसे सब एक बार फिर याद आने लगा था। इंसल्ट, तौहीन, तजलील जो उसने इतने लोगों की मौजूदगी में उसकी कर डाली थी, पर वो उसे माफ़ कर चुका था। सब भुला कर तो वो क्यों मुकर रही थी अपने किए से। किसी को बताए बगैर वो ऑफिस से बाहर निकल आया। वक्त देखा तो शाम होने वाली थी। उसने बोझा दिल के साथ गाड़ी घर के रास्ते पर डाल दी। वो कमरे में आई तो एक जोड़ा निकाल कर चेंज किया, बाल वगैरह बनाकर बैग उठाकर मोबाइल डर और काली गाड़ी की चाबी लिए वो निकल आई। लॉन्च में उसका सामना रज़िया बेगम से हुआ था। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है, जल्दी से जाओ और आ जाओ मेरी बेटी, उन्होंने उससे कहा था। निम्रा आमना बेगम के कमरे की तरफ बढ़ी तो वो एकदम सामने आई। बेटा, ज़रा जल्दी कर लो, उन्होंने कहा था। जी बस आंटी, अम्मी को बता दो ना, वो परेशान ना हो जाए, फिर घर में और भी कोई नहीं है, फरहान भी आ जाएंगे, उसने जवाब दिया। ये तो तुमने पराया वाली बात कर दी, मैं क्या तुम्हारी अपनी नहीं हूँ, मैं बता दूंगी आमना को जब वो उठेगी। अब क्या नींद खराब करोगी उसकी, तुम बेफिक्र होकर जाओ, उन्होंने गया उसे मिलने से और इतला देने से रोका था। थैंक्स फ़ोन की मशकूर होती बाहर जल्दी। वो बाहर आकर गाड़ी की तरफ बढ़ी और कार निकाली थी। एकदम उसको ख्याल छू कर गुजरा। उसने एड्रेस निकाल कर देखा और गाड़ी मेन गेट से बाहर निकाली। तालिया की बुटीक, यानी वहाँ हारिस भी हो सकता है, नहीं कंफर्म वो इधर ही हो, उसने सोचा था। ओह नो, अब क्या करूँ, फरहान को पता चला तो कितना गुस्सा करेंगे वो। उसने एकदम फिक्र हुई थी। वो उसी पल उस दिन की लड़ाई का मंजर याद करके वो काँप कर रह गई थी। उफ, दिमाग कहाँ है आज मेरा, पहले क्यों नहीं सोचा मैंने ये। उसने गुस्से में सर पर हाथ मारा था। वो हवेली से कुछ दूर आ चुकी थी। एक तरफ करके गाड़ी को ब्रेक लगाई थी। बैन वक्त पर इनकार करूँ तो आंटी को कितना बुरा लगेगा, और जाती हूँ तो फरहान को बुरा लगेगा। वो इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार थी। नहीं, फरहान को नाराज़ नहीं कर सकती मैं, उसने एकदम कहा था। अल्लाह मियाँ, कोई आइडिया दे दें, कोई हेल्प प्लीज़। उसने ऊपर देख कर कहा। इतने में सामने ब्लैक सिविक जो कि इधर से गुजर रही थी उसकी कार के पास आकर रुकी थी। बुरहान भाई, वो गाड़ी देखते ही पहचान गई थी। बुरहान गाड़ी एक तरफ रोक कर उस तक आया था। खैरियत, यहाँ क्यों खड़ी है, गाड़ी ख़राब तो नहीं हो गई, उसने फिक्रमंदी से पूछा था। वो भी नीचे उतर आई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, एक्चुअली बुरहान भाई, आई नीड अ फेवर, उसने बुरहान से कहा था। श्योर, क्या काम है, बुरहान ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। निम्रा ने उसे एड्रेस वाला कार्ड, ये तालिया की बुटीक का एड्रेस है। रज़िया आंटी ने किसी फ्रेंड के पास जाना है तो उनको अर्जेंट ड्रेस चाहिए जो तालिया ने भिजवाना था, पर लाने वाला कोई नहीं घर में, मैं भी कोई ना, सो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की तो मैं जा रही थी, पर वहाँ हारिस भी हो सकता है, एंड यू नो फरहान का गुस्सा, वो नाराज़ होंगे। सर, क्लास टाइम भी हाइपर हो गए थे, मैं नहीं चाहती उनको बुरा लगेगा, मैंने उनकी बात नहीं मानी और ना मैं चाहती हूँ कि कोई लड़ाई हो मेरी वजह से, तो प्लीज़ आप जाकर जल्दी से ला दें ड्रेस आंटी को, निम्रा ने अपनायत से कहा था। बस इतनी सी बात, अभी ले आता हूँ भाई, इट्स नॉट अ बिग डील, वैसे भी आपका जाना सही भी नहीं है भाई, अलग गुस्सा करेंगे, आप घर जाएं, मैं ले आता हूँ, बुरहान ने मुस्कुरा कर कहा था। थैंक यू सो मच, निम्रा खुश हुई थी। यू आर वेलकम, बुरहान ने मुस्कुरा कर कहा और चल दिया। वो घर दाखिल हुआ तो घर खाली था। सीधा कमरे में चल दिया। कमरे में आया तो वो भी खाली। उसका दिमाग पहले ही खासा गर्म था। निम्रा, नम्रा, उसने आवाज़ दी। वाशरूम खोल कर देखा और फिर टेरिस पर वो कहीं ना थी। ना इधर उधर देखा। वो नीचे लॉन्च में आया था।
निम्रा निम्रा वो ऊंचा ऊंचा पुकारने लगा। इतने में आमना बेगम कमरे से निकली थी। क्या हो गया फरहान, क्यों चीख रहे हो? आमना बेगम ने हैरत से अपने ठंडे मिजाज के सपूत को देखकर पूछा था। वो तो कभी ऐसे ना चीखता था। निम्रा कहाँ है अम्मी? उसने पूछा था। रूम में होगी ना, उन्होंने बताया था। नहीं है, इनफैक्ट मैंने पूरा घर देखा, वो नहीं है, उसने दांत पीस कर बताया था। इतने में रजिया बेगम भी गेस्ट रूम से निकली थी। अभी तो बेचारी किचन से फारिग हुई थी, कब से लगी थी तुम्हारे लिए हलवा बनाने, शायद अरीबा के पास चली गई। उन्होंने बेटे को बताया था। इससे पहले वो अरीबा के घर जाता। रजिया बेगम बोल पड़ी। वो मेरे काम से गई है बेटा, उन्होंने झुके सर के साथ शर्मिंदगी से बताया था। दोनों नफीस ने कुछ चौंक कर उन्हें देखा। उनका निम्रा से ऐसा कौन काम पड़ गया? किस काम से? फरहान ने माथे पर बाल डाले पूछा था। असल में मुझे कहीं जाना था, तालिया ने ड्रेस भिजवाना था। तो निम्रा ने कहा वो ले आएगी, साथ बुटीक का चक्कर भी लगा आएगी। मैंने मना भी किया पर बच्ची का दिल था जाने का, सो जाने दिया। मैंने कहा अभी फरहान से पूछ लो, शायद उसे पसंद आए। मगर उसने कहा कि मैं आमना और तुम्हें बता दूं कि वो शाम तक आ जाएगी। उन्होंने सर गिराए मसनूई शर्मिंदगी से, जैसे इकबाल जुर्म किया। फरहान को शदीद धचका लगा था। यानी उसके मना करने के बावजूद वो वहाँ गई थी जहाँ हारिस था। यानी उसकी बात उसको उसने रत्ती बराबर अहमियत देना गवारा ना की थी। उसने जब खुद उसे साफ लफ्ज़ों में एक बार मना किया था तो वो क्यों इतनी जिद कर रही थी? एकदम उसके दिमाग की नसें खौफनाक हद तक उभरी थी। हाउ डेयर शी! वो धार उठा था और अगले पल खौफनाक तेवर लिए वो बाहर को लपका था। फरहान फरहान बच्ची है, आ जाएगी। बात सुनो फरहान। आमना बेगम उसका जारिहाना रवैया देखकर काँप उठी थी। वो उसे आवाज़ें देती रह गई मगर वो ना रुका था। जबकि रजिया बेगम चिंगारी लगा चुकी थी। तालिया अंदर दाखिल हुई तो रजिया बेगम उसे पकड़कर कमरे में ले आई थी। क्या हुआ मॉम? मॉम बड़ी फ्रेश लग रही है, उसने बकौल उनका चमकता चेहरा देखकर पूछा था। फ्रेश तो हूँ, ऐसा कमज़ोरी है हाथ लगी है आज। ये खामोशी देखी? उन्होंने लाउंज में मौजूद सन्नाटे की तरफ इशारा करके पूछा था। हाँ, इतनी खामोशी क्यों है? सब कहाँ गए? बाहर तो मौसम भी ख़राब हो रहा है। उसने आसमान पर गाहे बगाहे चमकती बिजली देखकर पूछा था। ये तूफान से पहले ही खामोशी। उन्होंने शैतानी मुस्कुराहट से कहा था। मतलब? उसने नासमझी से सवाल किया। उन्होंने रूम का दरवाज़ा लॉक किया था जाकर और पलट कर उसके पास ही मैं आज ऊपर गई थी छत पर, उन्होंने मध्यम आवाज़ में बताया। तो तालिया एकदम बेजार हुई। तो मेरे कानों जो खबर लगी वो सुनकर तू भी खुल उठेगी, उन्होंने जवाब दिया। मॉम पहेलियाँ क्यों बुझा रही हैं? बात बताए ना। तालिया से सब्र ना हुआ था। मैं नीचे आ रही थी तो फरहान के कमरे का दरवाज़ा खुला था और बोलने की आवाज़ आ रही थी। उसकी अपनी बीवी से बहस हो रही थी। उन्होंने बताया था। हूँ, अच्छा फिर इसमें ऐसा क्या है? प्यार भी तो इतना करते हैं उस कलमुही से। तालिया ने मुंह बनाकर कहा था। यही तो बात है, प्यार व्यार छोड़। हूँ, उन दोनों के दरमियान अभी तक कोई ऐसा मियाँ बीवी वाला ताल्लुक तक नहीं है। उन्होंने जैसे बम फोड़ा था। क्या मतलब? तालिया ने एकदम चौंक कर उन्हें देखा था। मतलब ये कि दुनिया की और घर वालों की आंखों में धूल झोंक रही है दोनों पे प्यार के पंछी। वो सिर्फ कागज़ की हद तक उसकी बीवी है, उससे आगे और कुछ नहीं। वो तो उसे करीब भी नहीं आने दे रही थी। मुझे तो पहले इस लड़की के चाल ढाल देखकर शक हुआ था, मगर आज तो अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। उन्होंने चमकती आंखों से तालिया को बताया था। वर्ड सच में आपने सही से सुना था ना? तालिया की आंखों में उम्मीद और खुशी के दिए टमटमाने लगे थे। सोफी सच, अरे वो तो कुछ भी नहीं दे सके उसको। ये प्यार भी फीका पड़ जाता जब मर्द की ज़रूरत ना पूरी हो। ज़बानी कलामी प्यार कब तक करे बंदा? जो कशिश औरत के वजूद में होती है ना, वो मजबूत से मजबूत एहसाब के मर्द को भी बिगा देती है। जितना भी रोक लो, मर्द नफ्स का गुलाम ही होता है। औरत का पुरकशिश वजूद और महक तसरापा उसे अपनी जानिब खींच ही लेता है। उन्होंने तालिया को जैसे इशारा दिया था जिसे वो अच्छे से समझ चुकी थी। हाँ हाँ हाँ, ये कोई ना हुई ना बात। अब देखती हूँ कैसे बचते हो तुम। फरहान चाह हो तो तुम भी आखिर को मर्द ही ना, उसने शातिराना में कहा था। तो उसका एक बार हाथ में कर ले, अभी भी रास्ता साफ है। फिर ये पैसा दौलत सब हमारा। अच्छा खासा बड़ेरों का ख़ानदान है, जद्दी पुश्ती अमीर है, सालों से चली आ रही है इनकी जायदादें और ज़मीनें। ये बड़ा वाला काबू आ गया तो दिन भर जाने हमारे। देखा नहीं कैसे सब पिछते हैं उसके आगे, जी हजूरी करते हैं उसके। वो बुढ़ा भी जान देता है उस पर। नत नई गाड़ी और बीवी देख जेवर में लदी हुई, किस चीज़ की कमी है? शहज़ादा नहीं, बादशाही सल्तनत का छीन ले सब। मेरे बेटे का जो हशर करवाया ना इस मनहूस ने, अब इसका इससे बड़ा हशर कर दूंगी मैं। उन्होंने जलती आंखों से कहा था। डोंट वरी माम, बहुत जल्दी साहब हमारा होगा, ये बादशाह भी और इसकी सल्तनत के ख़जाने भी। तालिया ने पुरसोच अंदाज में कहा था। वैसे है कहाँ ये सब? उसने सवाल किया। मैंने ऐसी आग लगाई कि अब उस निम्रा को बख्शेगा नहीं वो। मैंने उसे तेरी बुटीक पर भेजा था। और फिर साथ उन्होंने सारी बात उसके गोशगवार कर दी। फरहान का आसमान को छूता गुस्सा। आह, नॉट बैड, यानी आज दंगल मचने वाला है। तालिया ने मकरू हंसी हंसी थी। वो वापस आई तो घर में सन्नाटा था। शायद अभी तक सो रही हूँ अम्मी, उसने आमना बेगम के कमरे में जाने का सोचा, फिर उनके आराम को सोचकर रुक गई। आंटी के पास क्या जाना, बुरहान भाई ला देंगे कुछ देर में उनको। उसने रज़िया बेगम का सोचा और कंधे उचकाकर रूम में चल दी।
अंदर आई तो बेड पर बैग रखा मोबाइल निकाल कर देखने लगी थी कि सामने मौजूद फरहान के खुले लैपटॉप पर पड़ी थी। शायद कोई मेल आई थी क्योंकि स्क्रीन जगमगाने लगी थी। वो उठकर उस तरफ आई, न जाने क्या सूझी कि उसके फोल्डर्स देखने लगी। हर तरफ फाइल्स ही फाइल थी। उफ, इतने वर्क अल्कोहलिक हैं ना। उसने सर झटका था, तभी नज़र सामने मौजूद स्क्रीन के कोने वाले फ़ोल्डर पर पड़ी। उसने उसे ओपन किया तो स्क्रीन पर पासवर्ड मांगा गया था। उसे तजस्सुस हुआ था, आखिर ऐसा क्या था। सिर्फ इसी फ़ोल्डर पर पासवर्ड था। उसने एक दो बेतुके पासवर्ड लगाए जो गलत शो हुए। क्या हो सकता है, उसने सोचा। और फिर वैसे ही बैठे बैठे उसने अपना नाम टाइप किया और उसकी हैरत की इंतहा न रही जब वो पासवर्ड लग गया और वो फ़ोल्डर खुल चुका था। सामने स्क्रीन पर लगातार तस्वीरें नमूदार हुई थी और वो सब उसकी तस्वीरें थी। उसने आंखें फाड़े एक एक तस्वीर खोली थी। आज से 3 साल पहले की पिक्स थी, उसकी 19वीं सालगिरह की, जो उसने फरहान के घर मनाई थी। फिर उसकी शादी की जिसमें वो आई थी और फरहान अरीबा को लेने गया था। रात के 1 बजे उसे वहाँ पहली बार देखा था। अगले दिन वाली बारात की थी। फिर उसके खाला के बेटे की शादी जो सबान ने ली थी, क्योंकि शादी में फरहान तो ना था। कहीं वो मुस्कुरा रही थी, कहीं हंस रही थी। उसके बाद उसकी वह तमाम तस्वीरें जो उसने आज तक फेसबुक पर लगाई थी। फिर उनकी शादी की तस्वीरें जिन्हें देखने की इमरान ने कभी ज़हमत ना की थी। उसे एकदम याद आया जब फोटोग्राफर से बारात वाले दिन पोज बनवा रहा था। उसने फरहान के पाँव पर हील दे मारी थी। और इस सब के अलावा हर लम्हे की तस्वीर जिससे वो अनजान थी। वलीमे वाले दिन की उनकी वो सेल्फी जो फरहान ने ली थी, उसकी आंखें नम होने लगी थी। क्या वो वाकई इस कदर चाहता था उसको। उसे बेहद खुशी हुई थी। दिल क्या उठकर नाचे गाए, चीख चीख कर सबसे झाड़ कर। इतने में नज़र एक और तस्वीर पर पड़ी थी जहाँ वो नुमान के भाई की मंगनी पर अपने ख्यालों में बैठी थी। तस्वीर पर जो अल्फाज लिखे थे वो उसे सरशार कर गए थे। माई एटर्नल एटर्नल लव, मेरी अब्दी मोहब्बत। उसकी आंखों से चंद मोती गिरकर उसके चेहरे पर जज्ब हुए थे, जबकि लब बेख्तियार मुस्कुरा उठे। लैपटॉप बंद करके उसने साइड पर रखा था। वक्त देखा तो 8 बजने वाले थे, यानी कुछ देर में वो आ जाता। वो मुस्कुराती हुई उठी और ड्रेसिंग रूम की तरफ चल गई। अलमारी खोलकर अब एक शॉपिंग बैग निकाला और रूम में लाई थी। शॉपिंग बैग खोलकर उसने ब्लैक फ़्रॉक निकाला था। वही फ़्रॉक था जो फरहान ने उसे गिफ्ट किया था और तब पहनने का कहा था जब वो उसे माफ़ कर चुकी हो। पूरी आमादगी से उसने ड्रेस निकालकर शीशे के सामने खड़े होकर खुद पर लगा कर देखा था। एक शर्मीली सी मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई थी। दुपट्टा उतारकर बेड पर रखा और वो शावर लेने चल दी। शावर लेकर निकली तो बाल सुलझाने लगी। ड्रेस अभी बेड पर ही पड़ा था। रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ। कमी ने उसने दुपट्टा उठाकर और अंदर आने की इजाज़त दी। आमना बेगम कमरे में दाखिल हुई। अम्मी, आप मुझे बुला लिया होता, आपने क्यों तकलीफ़ की, उसने उनको देखकर कहा था। साथ मुस्कुराकर उनका हाथ पकड़कर अंदर लाई और बेड पर बिठा दिया। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बस सोचा देख लूँ तुम आ गई हो वापस, उन्होंने प्यार से जवाब दिया। निखरे निखरे वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। डिनर करेगी मेरी बेटी, उन्होंने पूछा। मूड नहीं है अभी। बिल्कुल, फरहान आ जाए फिर कर लूँगी, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। इतने में उनकी नज़र बेड पर पड़े ड्रेस पर पड़ी। माशाल्लाह बहुत प्यारा है, आज लाई हूँ, उन्होंने उठाकर कहा। देखा था नहीं, ये एक्चुअली उसे शर्म से आई थी, चेहरा गुलाबी हुआ था। फरहान ने गिफ्ट किया था, मुझे सोचा पहन लूँ आज, उसने होठ काटते हुए झुकी निगाहों से बताया था। आमना बेगम दिल से मुस्कुराती। निम्र इस बात से अनजान थी कि वो उसके और फरहान के माजी के बारे में जानती थी। खुश हो ना, उन्होंने उसके हाथ थाम कर पूछा था। जी, वो जैसे खिल उठी थी। आमना बेगम का सिरों खून भरा था। उसकी मुस्कुराहट देखकर दिल जैसे गहराई तक पुरसुकून हुआ था। हमेशा खुश रहो, अल्लाह मेरे बच्चों को बुरी नज़र से महफूज रखे, आमीन। उसको दिल से दायमी खुशियों की दुआ दी थी। वो उठ गई और चली गई। उनके जाने के बाद पहले चेंज करके आई थी। शीशे में खुद को देखा, वो शहजादी लग रही थी। फ़राक था भी ऐसा परियों और शहजादियों जैसा। ऊपर से फिटिंग भी होने के बाद वो उसकी नाजुक कमर पर फिट आया था, जबकि नीचे से घेरदार था। उसने नेट के शोल्डर्स और स्लीव से साफ झलकते अपने चमकते कंधे और बाजू देखे थे। तुम मेरे सामने से ड्रेस पहन सकती हो, फरहान की बात उसके कानों में गूंजी तो वो खुद ही मुस्कुराकर निगाह झुका गई थी। बालों को उठाकर पीछे किया, वो तैयार होने लगी। आधे घंटे की मुसलसल तकद्दुक के बाद वो रेडी थी। आंखों पर गहरा लाइनर और मस्कारा लगाया, होठों पर रेड लिपस्टिक में नन्हे नन्हे चकमक करते डायमंड के टॉप्स जो फ्रॉक पर किए गए काम से मिलते जुलते थे। नाजुक हाथ में अंगूठी पहने, दायां कान जो ऊपर से सिला था उसमें नई बाली पहनी थी। बाल कुछ गीले थे सो उसने खुले ही रहने दिए। कदावर आईने के सामने उसने अपना तनकीदी जायज़ा लिया था। वो ज़िंदगी में पहली बार इतने दिल से तैयार हुई थी, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर के लिए, फरहान शाह अफंदी के लिए, क्योंकि आज वो उसे दिल से माफ़ कर चुकी थी। मज़ीद किसी भी नाराज़गी को दरमियान में नहीं लाना चाहती थी। उसने सोच लिया था वो भी अब एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी, बगैर किसी ज़िद के, बगैर किसी हना के दरमियान में लाए। जब खुशियाँ उसके सामने बाहें फैलाई खड़ी थी तो वो क्यों ना उनको समेट लेती। वो भी शायद अब थक गई थी, सना की जंग में हारने लगी थी, क्योंकि सच यही था उसका दिल आज भी फरहान शाह के नाम की ही माला चुनता था। वो शायद कभी उसके इससे बाहर ही ना आ सकी थी, शायद कभी चाह कर भी उससे नफरत कर ही ना पाई थी, बल्कि मोहब्बत की जगह इश्क लेने लगा था। हाँ, ये इश्क ही तो था कि उन 2 सालों में भी एक लम्हा उसके ख्याल से जुदा ना हुई थी। नफरत को
बलमा की तरह खुद पर चढ़ा छोड़ा था, मगर मोहब्बत जीत ही गई थी। उसे भी हथियार डालने ही पड़े थे अपने बेलगाम दिल के आगे। फरहान को मजीद इंतज़ार करवाना उसे बुरा लगा था, पर जब दिल राज़ी होने लगा था तो क्यों ना उसकी सुन लेती। उसने सोच लिया था आज वो उसको मना लेगी और जल्दी उसका हक भी अदा कर देगी। उसने अक्लमंदाना फ़ैसला किया था, इस बात से अनजान के अभी आजमाइश बाकी थी। उसे इंतज़ार करते करते 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका था। घड़ी देखी तो अब 11 बजने वाले थे, मगर फरहान का कहीं नामो निशान तक न था। उसे नींद आने लगी थी। अब कई बार उसका नंबर ट्राई करके वो देख चुकी थी, मगर कॉल पिक नहीं की गई थी। बिलाखिर थक हार कर वो बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठ गई। काफ़ी देर गुजर गई। बैठे बैठे अब कमर दुखने लगी थी। 11:30 का वक्त था, मगर वो घर ना आया था। निम्रा को तशवीश होने लगी थी। इसने असना में बिलाखिर 1 बजे तक उसकी वहीं आँख लगी गई थी। कुछ देर में वो नींद की वादियों में उतरती चली गई थी। मुसलसल 3-4 घंटे से पागलों की तरह बेमकसद सड़कों पर गाड़ी भगा रहा था। दिमाग था कि ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। वो तालिया की बुटीक का भी चक्कर लगाया था, अंदर जाने की उसने ज़हमत ना की थी, पर वहाँ तालिया ना थी, वहाँ सिर्फ हारिस था। और ये सोचकर उसका दिमाग मज़ीद फटने लगा था, उसकी बीवी उसकी इजाज़त के बगैर उसकी मर्ज़ी के खिलाफ से ज़िद और हठधर्मी दिखाने के लिए वहाँ आई होगी। वो आज वाक़ई हर्ट हुआ था, उसका दिल दुखा था। वो उससे मोहब्बत करता था, उसकी कदर करता था, कभी अपनी बेजा मर्ज़ी नहीं थोपी थी, उस पर ना कोई पाबंदी लगाई थी। हाँ, माज़ी में गलती की थी जिसकी सज़ा वो भुगत रहा था। उसने उसके साथ को तोड़ा था, मगर आज शायद खुद टूट-फूट का शिकार होने लगा था। उसे वाक़ई आज इस तकलीफ़ का एहसास हो रहा था, जब उस तकलीफ़ से वो खुद दो-चार हुआ था। उसका सब जवाब दे गया था। गम और गुस्से की मिली-जुली कैफ़ियत थी। वक़्त देखा तो रात के 2 बजने वाले थे। बहुत जल्द दिल के साथ उसने बिलाखिर वापसी का रास्ता इख्तियार किया। गाड़ी पार्क करके वो जिस वक़्त घर में दाखिल हुआ तो रात के 3 बज रहे थे। वो पूरी रात वो ख्वारी में सड़कों पर काट चुका था। थका मांदा किचन में गया, लाइट ऑन की के फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और इसी तरह मुँह लगा लिया। आँखें बेतहाशा सुर्ख हो रही थी। अभी वो पानी पी ही रहा था कि पीछे से किसी ने उसकी कमर से उसको पकड़ा था और उसके गिरद हसार बांधे उसकी पुश्त पर सर टिका दिया था। उसे एकदम अछू लगा था। वो महसूस कर सकता था वो कोई नस्वानी वजूद था, मगर कौन। निम्रा से किसी ऐसी हरकत की उम्मीद करना तो जैसे हथेली पर सरसों जमाने जैसा था। वो इतनी बेबाक हरगिज़ न थी। उसने एकदम बोतल शेल्फ पर रखी और अपने पेट से दोनों हाथ पकड़े, खुद से चिपके उस वजूद को एकदम खुद से अलग किया और पीछे पलटा था। और जैसे उसे धचका लगा था, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं, तालिया खड़ी थी, बेबाक से सिल्क की नाइटी ज़ेब तन के। वो फरहान को खासी मायने खेज़ और मोहब्बत पाश नज़रों से देख रही थी। फरहान ने लम्हे के 1000वें हिस्से में उसको झटक कर खुद से दूर फेंकने के से अंदाज में धकेला था और आंखें मज़ीद लहू रंग हुई थीं। ये क्या बेहूदगी है, वो दबे दबे गुस्से से चिल्लाया था, पर तालिया के इत्मीनान में कोई कमी न आई थी। वो दोबारा उस तक आई थी। ओ कम ऑन चार्मिंग प्रिंस, तुम जानते हो तुम किस कदर हैंडसम हो। मुस्कुराते हुए इसने फरहान के चेहरे पर दायां हाथ रखा था। गुस्से में तो और गज़ब लगते वो हंसी थी। फरहान ने उसका हाथ झटका था। ए, अपनी लिमिट्स में रहो ताली, वरना ऐसा ना हो इस वक्त ही तुम्हें यहाँ से धक्के देकर निकाल बाहर करूँ। वो गराया था। यार गुस्सा थोक दो अब। यू नो व्हाट, तुम्हें इस वक्त सुकून की ज़रूरत है। मैं इस वक्त तुम्हारी ये ज़रूरत पूरी कर सकती। तुम्हें अपनी पनाहों में लेकर। उसका लहजा मायने खींचता। फरहान ने एकदम उनसे उसे परे झटका था। वो जहाँ का शल से लगी थी। शेम ऑन यू, शर्म से डूब मरो। तुम इस कदर बेहया हो कि खुद अपने आप को पेश कर रही हो। तुम शायद भूल रही हो कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। एक अदद बीवी है मेरी, और तुम्हारे इन बेहुदा हटकरों में नहीं आने वाला। फरहान ये कहकर निकलने ही लगा था, एकदम तालिया के अल्फाज ने उसके कदम जकड़े थे। शादीशुदा? तुम खुद को शादीशुदा कहते हो? कौन सी शादी, कैसी शादी, कहाँ की बीवी? वो बीवी जो तुम्हें अपने आप को छूना तो दूर करीब तक नहीं आने देती, जो आज तक तुम्हें तुम्हारा हक भी नहीं दे पाई। वो तमस्कर से बोली, जबकि उसके अल्फाज फरहान को जहरीले तीर की तरह चुभे थे। वो सब बर्दाश्त कर सकता था, पर कोई इसके रिश्ते पर उंगली उठाए, ये फरहान शाह फंदी की वसी बर्दाश्त से बाहर था। ये उनका इंतहाई ज़ाती मामला था, जिस पर उस वक्त तालिया सितन से नवाज गई थी। जस्ट शट यूर फ्लर्टी माउथ, उसने उंगली उठाकर जारियाना अंदाज में तालिया को वार्न किया था। कब तक खामोश करवाओगे? किस किस को खामोश करवाओगे? वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। अलबत्ता वो फिर से आगे बढ़ी थी, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। आंखों में चमकती, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूँ और भूल जाओ कि तुम एक लड़की हो। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उससे साइड पर पता वो चिली किसी के तेज़ी से किचन से निकला और सीढ़ियाँ फलांगने लगा था। दिल कर रहा था इस दुनिया को आग लगा दे, सब भस्म कर डाले। नौबत यहाँ तक आ गई थी, अब कोई उनके रिश्ते पर सवालिया निशान लगाने पर तुला था। नहीं, वो इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकता था। ये उसकी बर्दाश्त से बाहर था। और फिर लम्हों में वो एक फ़ैसला कर चुका था, आज अपना हक़ ज़बरदस्ती वसूल करने का फ़ैसला। किसी भी मर्ज़ी या मज़ाहमत की परवाह किए बगैर लहू रंग आँखें लिए वो कमरे में दाखिल हुआ था। कमरे में मध्यम सी रोशनी ने उसका इस्तकबाल किया था, जो फसूखेज़ मंज़र पेश कर रही थी। उसने मुड़कर रूम लॉक किया और वापस पलटा तो बेतहाशा सुर्ख़ आँखें बेड पर सोए उस वजूद पर थमी थी, जहाँ वो उससे फ़िक्रमंद किए खुद हर फ़िक्र से आज़ाद सो रही थी। क्या कुछ याद ना आया था?
उसकी सुबह वाली हरकत, फिर दिन को उसकी बात की परवाह किए बगैर बुटीक जाना और सोने पर सुहागा तालिये के तमस्कर से कहे वो अल्फाज। कैसी शादी, कहाँ की भी, वो तुम्हें खुद को छूने तक नहीं देती। उसका चेहरा तौहीन से लाल हुआ तो वो कारी ज़र्ब लगा कर गई थी मर्द के नाम पर। वो आगे बढ़ा था, निगाह उसके वजूद पर पड़ी थी। वो बेड के एक किनारे पर टिकी थी, लंबे बाल किसी आबशार की तरह बेड से नीचे धलक रहे थे, जबकि सभी चेहरा जगमगा रहा था। शंकर होठों पर सिर्फ लिपस्टिक और उसके नाजुक वजूद पर स्याह चमकता हुआ फ्रॉक जो क़यामत ढा रहा था। फ्रॉक के कंधे और बाजू बिल्कुल बारीक जाली के थे, जिससे निम्रा के शफाफ बाजू और कंधे झलक रहे थे। बेशक वो हसीन थी, वो जानता था, मगर आज उसका हुस्न बेपर्दा हो रहा था। फरहान ने अब तक उसका ढका हुआ हुस्न नहीं देखा था। लंबी शफाफ सुराहीदार गर्दन चमक रही थी। वो बेड पर उसके पास आ बैठा, उसकी गर्दन पर झुका था, आसपास से उसे घेरा था और अपने शोले की माने ढकते हुए तशना लब उसकी गर्दन पर रख दिए थे। निम्रा को नींद में खुद पर बोझ सा महसूस हुआ था। इतने में अपनी गर्दन पर किसी का लम्स एहसास गुजरा था। बेइख्तियार उसका कलेजा मुंह पर आया था। उसने गुनूदगी में आंखें वाकी तो कोई उसे मुकम्मल गिरफ्त में जगह उसकी गर्दन पर झुका हुआ था। वो एकदम शदीद खौफ का शिकार हुई थी और गड़बड़ा कर उठना चाहा, मगर उस पर झुके वजूद ने उसकी इजाज़त ना दी थी। उसकी आंखें शदीद डर और खौफ से पूरी खुल गई थी। वो नींद में होने के बायस बुरी तरह डर गई थी, हद व दर्जा सहम गई थी। बैद न था वो चीखने लगती, मगर आवाज़ ने बेवफाई कर डाली। उसने हिम्मत करके दोनों हाथों से मुकाबिल को हटाना चाहा था। आंखें किसी सहमी हुई हिरनी की तरह बेतहाशा खौफ लिए हुए थी, जिनमें नमकीन पानी जमा होने लगा था। उसकी हरकत करने पर फरहान ने चेहरा उठाकर उसको देखा था। बेतहाशा सुर्ख लहू रंग आंखें। निम्रा को अपना सांस थमता महसूस हुआ था। उसकी इस कदर सुर्ख आंखें जो खौफनाक लग रही थी। एक पल उसे गुमान गुजरा था शायद वो ड्रिंक करके आया हो, मगर उससे किसी भी किस्म की नागवार बदबू ना आ रही थी, बल्कि इसके कलून की मखसूस महसूर कौन सी खुशबू थी। फरहान छोड़े प्लीज़ उसे। इससे पहले वो कुछ कहते उसके बाद फरहान की गिरफ्त में आए थे। उसके बाल पीछे से जकड़कर फरहान ने उसका चेहरा झटके से ऊपर किया था। वो शदीद से दर्द से बिलबिला उठी थी। मना किया था मत जाना, वार्न किया था तुम्हें, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। मैं बकवास कर रहा था क्या जो तुम्हारे कान पर जू तक न रेंगी? कहा था मेरे अताब को दावत मत देना वरना खसारा होगा। वो इंतहाई जारियाना अंदाज में उस पर झुका, उसे तकलीफ में मुब्तला करता काटदार लहजे में बोला था। निम्रा ने थर-थर कांपते वजूद के साथ उसे देखा था। बहुत गरूर है ना तुम्हें अपने इसी हुस्न का, बहुत शौक है अपनी हठधर्मी दिखाने का, मेरी बात ना मानने का। तुम्हारे पर काट कर तुम्हें बताऊंगा फरहान शाह की नाफिकी करने की सज़ा क्या होती है। उसके बालों को सख्ती से जकड़े हुए एक बार फिर उसकी गर्दन पर झुक चुका था। निम्रा को लगा था उसके बाल जड़ से उखड़ जाएंगे। सर में शदीद दर्द उठा था, आंसुओं की लड़ियां गाल पर बह निकली थी। नहीं, मैं कहीं नहीं गई, आप क्या कह रहे हैं? उसने शदीद रोते हुए उसको पीछे करना चाहा था, पर मुकाबिल को परवाह ही कब थी। वो बहकने लगा, उसके दिल का शराबे ने जैसे उसके अंदर आग भड़का दी थी। फरहान ने एकदम झाड़ियाना अंदाज में उसके कान के लू को होठों में लिया और ज़ोर से काटा था। बेख्तियार उसकी चीख निकली थी। सर का दर्द कम था क्या जो ये सितम भी दर्द हो रहा है? वो बमुश्किल कह पाई थी। तुमने हर बार मेरी तस्लील की, तौहीन की मेरी। तुम्हारी इस अनार गरूर की धज्जियाँ न बिखेर दी, आज तो कहना। वो गिरा उठा था। पर फरहान आप गलत समझ रहे हैं। वो दोबारा उसके बालों को जकड़ने वाली गिरफ्त में मज़ीद सख्ती आई थी तो वो बिलबिला उठी थी। खुदारा मत करे, छोड़े दें, उसने इल्तिजा कर डाली थी। बेबसी की हदों को छूने लगी थी वो। फरहान ने उसके कंधे को दबोचा तो उसने नाजुक हाथ दोनों चौड़े कंधों पर रखकर खुद से उसको अलग करने की कोशिश में हाथ पैर मारे थे। एकदम उसका कंधा खींचे से बारीक जाली चुरर की आवाज़ से फटती चली गई। उसका कंधा और बाजू फट चुका था, मगर मुकाबिल को होशो गिर्द ही कब था कि वो किसी की फरियाद या इल्तिजा सुन पाता। उसके सर पर तो जुनून सवार था। तमाम जज्बों का अलावा उस नाजुक लड़की पर निकल रहा था। फरहान की नज़र उसके कंधे से चंद इंच नीचे सीने के दाएं तरफ मौजूद काले तिल पर गई थी। शफाफ रंगत पर काला टमटमाता तिल फराक फटने पर नजर आया था। तिल काफ़ी नीचे था। निम्रा ने कभी गहरे गले ना पहने थे, शायद इसी वजह से वो कभी देख ना पाया था। वो उस तिल पर अपने लब रख चुका था। उसका लम्स काटदार था, भस्म करने वाला। निम्रा के अल्फाज दम तोड़ने लगे थे। उसे शदीद धचका लगा था, दिमाग जैसे सुन्न होने लगा था, आंखों के गिर्द अंधेरा सा छाने लगा था, होशो हवास खोने लगे थे, अक्ल खिड़ के सारे दरवाजे बंद होने लगे थे। एक काश मेरी सांसें थम जाए, सीने में धड़कते दिल की धड़कनें थम जाए, इस जिस्म से ये रूह कोई खींच निकाले। उसने बंद होती आंखों के साथ शिद्दत से अपने लिए बदुआ मांगी और फिर वो फरहान के इस रूह को कबूल करने की नाकाम कोशिश करने में दुनिया में माफिया से बेखबर हो गई थी। मज़ाहमत एकदम थमी थी। कमज़ोर सी हरकत करते हुए नाजुक मखरूती हाथ रुक गए।
लड़खड़ाती ज़बान रुक गई थी, बहती खूबसूरत आँखें बंद हो चुकी थी, दिल की धड़कन मद्धम पड़ गई थी, आती जाती सांसें सुस्त पड़ी थी। फरहान को एकदम किसी अनहोनी का एहसास हुआ तो उसने सर उठाकर देखा तो वो होशो-गर से बेगाना पड़ी थी, चेहरा आँसुओं से तर था, लब बेहोशी में भी कँपकपा रहे थे। हाँ, वो बेहोश हो चुकी थी, उसकी जारिहत के आगे हार गई थी। इससे पहले वो कोई इंतहाई कदम उठाकर वाक़ई उसके वक़ार की धज्जियाँ बिखेर देता, वो सुनगुन हो बैठी थी। वो एकदम सीधा हुआ था, हाथ बढ़ाकर उसका चेहरा थपथपाया था। निम्रा निम्रा साथ उसे पुकारा था, मगर बेसुध उसके बेहिस वजूद में कोई हरकत न हुई थी। सारी खुमारी एकदम झाग की तरह बह निकली थी, दिमाग का एकदम ठिकाने पर आया था। उसने उसकी कलाई थामी, नब्ज़ बहुत सुस्त रवि से चल रही थी। ओह माय गॉड! उसने फ़ौरन हाथ बढ़ाकर साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर चंद छींटे उसके खौफज़दा चेहरे पर फेंके, फिर चेहरा थपथपा कर पुकारा था, निम्रा कम ऑन गेट अप! मगर बेसुध उसके सही मानों में अब होश उड़े थे। वक़्त देखा तो फजर हो चुकी थी। कुछ देर तक वह जारी रखी, मगर वो ना उठी। उसे तफ्शीश होने लगी थी, इस वक्त कहाँ से वो डॉक्टर को बुलाता और घरवालों के सवालों का क्या जवाब देता। क्या हुआ था उसको? बाहर अब रोशनी फैलने लगी थी। अगर उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई तो एकदम सवाल आया था, नहीं, मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा। उसने फ़ौरन फ़ैसला किया था। नज़र अचानक उसके कंधे और फटे बाजू पर पड़ी थी। एकदम किसी ने जैसे रुककर फरहान शाह के मुँह पर तमाचा मारा था। ये क्या किया था उसने? इससे पहले कोई आता या वो डॉक्टर को बुलाता, उसे उसका लिबास तब्दील करना था। हवास बहाल हुए तो उसने देखा ये वही ड्रेस था जो उसने निम्रा को दिया था। जल्दी से ड्रेसिंग रूम की अलमारी से उसका एक जोड़ा निकाल कर लाया था और लैंप ऑफ करके उसके कपड़े तब्दील किए। फिर पास पड़े कैचर से उसके बाल पीछे करके जकड़े थे और फ़ौरन अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल मिलाई थी, जो काफ़ी वक्त से उसकी फैमिली के डॉक्टर थे। हेलो। नींद में डूबी आवाज़ आई थी। फरहान शाह का नाम सुनकर डॉक्टर फ़ौरन दौड़ा चला था। सब इस वक्त सो रहे थे और डॉक्टर को लिए रूम में आ रहा था कि आमना बेगम अपने कमरे से निकली थी। इतनी सुबह डॉक्टर को देखकर उनको शदीद तशवीश हुई थी। सलाम दुआ के बाद उन्होंने फ़िक्रमंदी से उसे मुखातिब किया था। फरहान, क्या हुआ है, तुम ठीक हो? उन्होंने पूछा था। वो एकदम उनको देख कर बौखलाया था। जी अम्मी, वो इतना ही कह सका। उनको क्या बताता कौन बीमार है, पेशेंट कहाँ है मिस्टर फंडी? डॉक्टर ने पूछा था। इससे पहले वो सोचता डॉक्टर की आवाज़ पर वो एकदम होश में आया था। ऊपर ऊपर रूम में उसने बोलना ही पड़ा। क्या हुआ है निम्रा, वो ठीक है ना? आमना बेगम एकदम परेशान हो गई थी। फरहान ने कोई जवाब न दिया, क्योंकि जवाब था ही नहीं। वो वाकई ठीक नहीं थी तो कैसे तसल्ली देता। चुपचाप वो डॉक्टर समेत ऊपर चल दी। आमना बेगम भी फ़ौरन उनके साथ हुई। सामने होशो-गिर से बेगाना लट्ठे की मानिंद सफ़ेद चेहरा लिए वो बेहोश थी। आमना बेगम के तो हाथ-पाँव फूल गए थे। वो भागने के से अंदाज में उसकी जानिब लपकी थी। निम्रा, क्या हो गया मेरी बच्ची को? वो उसके सहाराने पहुंची थी। फरहान ने उसे कंबल उड़ा दिया था। पहले ही डॉक्टर ने उसका चेकअप शुरू किया था। उनकी पल्स बहुत स्लो है, हार्ट बीट भी नॉर्मल से कम है। आई थिंक नर्व्स ब्रेकडाउन हुआ है इनका मिस्टर फंडी। डॉक्टर ने उसके सर पर धमाका किया था। नर्व्स ब्रेकडाउन? आवाज़ जैसे गहरी खाई से आई थी, वो जैसे सुन ही ना पाया। यस, नर्व्स ब्रेकडाउन। इनको गहरा शौक लगा है एंड इनकी कंडीशन बता रही है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है, शायद पहले भी इनका नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। आपके पास पेशेंट की हिस्ट्री है? डॉक्टर ने पूछा था। नहीं, हिस्ट्री नहीं है, उसने कर्व में जवाब दिया। ओके, मैं ड्रिप लगा रहा हूँ। अभी डॉक्टर बात कर रहा था, फरहान का फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर बुरहान का नाम था। बुरहान कल शाम ही अचानक मिली वजाहत के साथ लाहौर गया था, उनके किसी काम के सिलसिले में। साथ तालियान भी चला गया था। उसने कॉल पिक की थी। हाँ बुरहान बोलो। उसने कहा था, भाई भाभी का सेल कल शाम से ट्राई कर रहा हूँ, ऑफ आ रहा है। उसने बताया था। अच्छा, शायद ऑफ है, उसने जवाब दिया। आप मेरी बात करवा दें उनसे। उसने कहा वो सो रही है अभी, उन्होंने जवाब दिया था। अच्छा, आप उठे तो जब उठे तो उन्हें बता दीजिएगा। कल मैं गया था बुटीक पर, लेकिन तालिया वहाँ नहीं थी, ना कोई ड्रेस। मैंने घर आना था पर अचानक लाहौर आना पड़ा। दादा जान के साथ कॉल की तो ऑफ था, उसने बताया। वो बोल रहा था, मगर फरहान के जहन को जैसे 440 वाट का करंट लगा था। 1 मिनट, कहाँ गए थे तुम और क्यों? उसने फ़ौरन पूछा था। तालिया की बुटीक पर एक्चुअली कल रज़िया मामी को कहीं जाना था ना, ड्रेस चाहिए था, लाने वाला कोई नहीं था, तो उन्होंने भाभी की मिन्नत की, पर भाभी नहीं चाह रही थी। हारिस की वजह से कह रही थी कि फरहान को बुरा लगेगा, मैं उनको नाराज़ नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती उनको लगे कि मैंने उनकी बात नहीं मानी, उसने शरारत से बताया था, जबकि फरहान के लिए अपने कदमों पर मज़ीद खड़ा होना महाल था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं ला दूँ जाकर, पर जब मैं गया तो वहाँ तालिया नहीं थी, सो कुछ नहीं मिला। उसने सारी बात बताई थी। फरहान को लगा था मानो बोझ उसके कंधों पर आन गिरा था। ये क्या कर गया था वो? उसने कब से आंखें मीच ली थी। निगाह सामने उसके साकित वजूद पर उठी थी, जहाँ डॉक्टर ड्रिप लगा चुका था। हेलो भाई, हेलो। वो बुरहान पुकारता रहा, मगर वो सुन ही कब रहा था। बुरहान बाहर धीरे चढ़ चुका था। वो उसके पास हाथ थामा था। शदीद बर्फ़ की तरह ठंडा था हाथ। मैंने ड्रिप लगा दी और ये टैबलेट्स दे रहा हूँ, इनको बाकायदगी से 3 दिन देने हैं। कुछ देर तक इंशाल्लाह ये होश में आ जाएंगी। कोशिश करें इनको किसी भी किस्म के मामूली से स्ट्रेस से भी दूर रखें।
वरना खतरा भी हो सकता है। डॉक्टर ने दवाई और हदायत दी तो वो उनको छोड़ने साथ बाहर गया था। बाहर तक छोड़कर वो लाउंज में दाखिल हुआ और थके कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ने ही लगा था कि सामने मौजूद गेस्ट रूम का दरवाज़ा खुला था, जिससे उसे तालिया की आवाज़ आई थी। कोशिश की थी मैंने, अब अगर वो नहीं काबू आ रहा तो क्या करूं? वो चीर कर बोली थी। काबू करना, ये दौलत चाहिए तो काबू करना होगा। ये रज़िया बेगम की आवाज़ थी। मॉम, उसको अपनी बीवी के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। देख लें, आपने भी आग लगाई ना खल पर, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मैंने तो अच्छा खासा दुश्मन बना दिया था उनको 2 साल पहले ही। उसके फ़ोन से मैसेज करके भला कर फिर तज़लील करवा दिया था। उस फरहान शाह को उसकी शक्ल देखने का रुदात तक नहीं था। ये इस सब के बाद उस बेचारी का कसूरवार समझता रहा। वैसे बड़ा मज़ा आया था। अच्छा खासा झाड़ गई थी इतने लोगों के सामने उसको। वो हाथ छोड़े मेरा, शक्ल देखने वाली थी उसकी तौहीन से लाल। पर आपके उस बेटे ने सारा काम ख़राब कर दिया। किया था ना करता उस रात उसके साथ बेगैरती, तो ये करके फेंक देता कहीं चुप, या करके फेंक देता कहीं चुपचाप। पर नहीं, किस्मत ही ख़राब थी। एक तो बरिए उल्टा निकाह हो गया उस मनहूस का इस फरहान से। वो बोल रही थी और फरहान को लगा था कोई उसके कानों में शीशा पिघला कर डाल रहा था। मैंने आपको मैसेज नहीं किया शादी से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। आपको गलतफहमी हुई होगी। निम्रा के अल्फाज कानों में गूंज उठे थे। फरहान छोड़े, मैं कहीं नहीं गई, आप गलत समझ रहे हैं। उसकी भीगी सिसकी आवाज़ कानों में गूंजी थी। दर्द दर्द हो रहा है। वो तड़पी थी। फरहान की आंखों में नमी उभरी थी। वो कैसे उसको ये तकलीफ दे गया था? क्यों इस कदर बेहिस्सी और दरिंदगी दिखा गया था? क्यों उसका दर्द महसूस ना कर पाया था? वो एकदम दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ा और बेख्तियार तालिया के मुंह पर एक थप्पड़ रसीद किया था। रज़िया बेगम तो भुखला ही गई थी। हाय मेरी बच्ची, उन्होंने धड़ाधड़ रोना शुरू कर दिया था। आमना बेगम भुखलाकर नीचे आई थी। सोबान भी शोर सुनकर बाहर निकला था। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि मेरी बीवी की बात करो अपनी नापाक ज़बान से? दफ़ा हो जाओ अभी इसी वक्त, वरना ज़िंदा नहीं बचोगी दोनों। आज फ़ौरन निकल जाओ, वरना पुलिस को बुलवाऊंगा और हारिस से भी बदतर हालत करूंगा। वो धारा था। क्या हो गया है फरहान? आमना बेगम ने गुस्से से बेटे को देखा था। अम्मी, निकालें इनको, वरना आज कत्ल कर दूंगा इनको। इन्होंने निम्रा को कल भेजा था और हमसे झूठ बोला, बकवास की थी। वो धारा था, जबकि आमना बेगम ने हैरत और गुस्से से अपनी भाभी और भतीजी को देखा था। आप लोग अभी तक नहीं सुधरी, निकल जाएं फ़ौरन, वरना फरहान को रोकने वाला कोई नहीं होगा। अभी इसी वक्त दफ़ा हो जाए मेरे घर से और दोबारा ज़िंदगी में अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। आमना बेगम ने हाथ जोड़कर शदीद तैर से कहा था और वापस निम्रा के पास चल दी। फरहान भी मुड़ चुका था, दोबारा कमरे में ना गया था क्योंकि हिम्मत ना थी उसका सामना करने की। शर्मिंदगी उसे खाई जा रही थी। बिलाखिर दिन को 3 बजे उसको होश आने लगा था। कुछ देर में जब वो मुकम्मल बेदार हुई तो आमना बेगम को अपने सरहाने पाया था। आंखें बिल्कुल वीरान थी, जैसे खंडर। लब खुश्क होकर गुलाबी दिल से नीले होने लगे थे, जैसे सदियों से बीमार हो। चेहरा बिल्कुल बेतासिर था। वो कुछ भी सोच समझ नहीं पा रही थी। दिमाग बिल्कुल माउफ था। आमना बेगम ने उसे सहारा देकर उठाया था तो वो फूट फूट कर रो दी थी। वो नहीं जानती थी उसे क्या हुआ था, मगर उसकी हिचकियाँ बहुत दर्दनाक थीं। वो इतनी शिद्दत से रोई थी कि बेख्तियार उनकी आंखें नम हो गई थी। उन्होंने उसे खुद में भींच लिया था। कल रात तक कितनी खुश थी वो और इतनी खूबसूरती से सैर हुई थी, इतने शौक से, मगर अब हर चीज़ बिल्कुल मुतज़ाद थी। कुछ देर बाद उसे चुप करवाकर पानी पिलाया था और फिर सूप पिलाने लगी। उसी वक्त फरहान कमरे में दाखिल हुआ था। निम्रा की निगाह सामने उठी तो वह एकदम बुरी तरह सहम कर आमना बेगम के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश करने लगी थी। एक हाथ से कंबल सख्ती से जकड़कर मजीद ऊपर खींचा था, जैसे खुद को बचाना चाह रही हो, जबकि दूसरे हाथ से आमना बेगम का बाजू सख्ती से थामा था। आंखों में बेतहाशा खौफ था। आमना बेगम ने उसकी गिरफ्त की सख्ती बुरी तरह महसूस की थी, जो फरहान को देखने से आई थी। फरहान को देखकर उसका सहम जाना, खुद को छुपाना उन्हें एक पल को बात समझ नहीं, मगर अगले लम्हे जो ख्याल उनके जहन को छू कर गुजरा था वो उन्हें साकित कर गया था। दिल ने शिद्दत से दुआ की थी, जैसे वो सोच रही हैं, खुदा ऐसा कुछ ना हो। फरहान की निगाह उसकी जानिब उठी। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया था। बेतहाशा सुर्ख और सूजी हुई आंखें, कपकपाते लब और उन सब के अलावा खौफ, डर, वो सहमी हुई चिड़िया की मानिंद थी। हाँ, उसकी आंखों में आज फरहान शाह को देखकर खौफ झलका था। बिल्कुल वैसा खौफ जैसा उसकी आंखों में उस रात था जब वो हारिस से बचकर भाग रही थी। वही हिरनी की तरह सहमी हुई आंखें, जैसे कीमती मता छिन जाने का खौफ, व पामाल हो जाने का खौफ। वो तो उसका मुहाफिज था, फिर लुटेरों जैसा सलूक क्यों कर बैठा था? उसने आज तक इन आंखों में शायद हर जज्बा देखा था अपनी ज़ात के लिए। पसंदीदगी, मोहब्बत, चाहत, फिर गुस्सा, नफरत, इंतकाम, फिर भी मोहब्बत थी इन आँखों में और सबसे बढ़कर भरोसा था। वो कभी उससे सहमी ना थी, मगर आज एक नया और लाताल्लुक सा जज्बा उभरा था और वो था डर, खौफ। उसकी आंखें आज बहुत अजनबी लगी थी उसको। उसे शदीद दुख और कर्ब ने आ घेरा था।
सूप पिलाकर आमना बेगम ने उसे मेडिसिन दी थी कि वो फिर से नींद में जाने लगी थी। फरहान बाहर जा चुका था। उस पर कंबल दुरुस्त करती, लाइट ऑफ करके पर्दे गिराती वो बाहर आई थी, जहाँ वो नीचे जा रहा था। रुको फरहान, उन्होंने शदीद गुस्से से पुकारा था। शायद ही ज़िंदगी में कभी उन्होंने उस पर इस तरह गुस्सा किया हो। फरहान के सीढ़ियों की जाली बढ़ते कदम थमे थे। वो मुड़ा उन तक आया था। रुको फरहान, आमना बेगम ने शदीद गुस्से से पुकारा था। शायद ही ज़िंदगी में कभी उन्होंने उसको इस तरह गुस्सा किया हो। फरहान की सीढ़ियों की जानिब बढ़ते कदम थमे थे। वो उस तक आई थी। क्या किया है तुमने उसके साथ? अगर वो चली भी गई थी बाहर तो इतना बड़ा गुनाह भी नहीं था। ये हालत कर दी तुमने। उस बच्चे की शर्म आती है तुम्हें अपना गुरूर कहते हो मुझे। ये तरबियत की हमने तुम्हारी, ये सिखाया हम सब ने तुम्हें, ये सिला दिया हमारे लाड प्यार मान और मोहब्बत का तुम इस हद तक जा सकते हो कि किसी औरत का तकद्दुस पामाल कर दो। छी लानत है तुम जैसे बेटे पर। क्या कमी है तुम्हारी बीवी में जो ये सलूक किया तुमने उसके साथ? शक्ल सूरत में कम है या पढ़ी लिखी नहीं है? या हम कोई जाहिल बेहाल आए हैं? या हमारी इज्जत नहीं करती वो, या बड़ों से बदतमीजी करती है, या इस घर को अपना घर नहीं समझती? हाँ, क्या कमी है आखिर? हीरे जैसी लड़कियां माँ से बढ़कर अदब करती है। मेरा तुम्हारे भाइयों को अपने भाइयों से बढ़कर चाहती है, तुम्हारे रिश्तों को अजीज़ रखती है। और तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे नहीं मालूम तुमने क्या किया था शादी से पहले उसके साथ, सब जानती हूँ मैं। याद है उसकी माँ के आंसू आज भी मुझे। वो फरहान पर एक और बम फोड़ गई थी। उसने बेयकीन नज़र से माँ को देखा था। मेरा कलेजा उबलता जब सोचती हूँ मेरी भी एक बेटी है जो तुम्हारी बहन है। खुदा ना करे उसके साथ ऐसा कभी होता तो क्या वो दुख काफ़ी नहीं था जो अब फिर तुमने पहाड़ तोड़ दिया उसके सर पर? मैं नहीं जानती क्या बात है, ना मुझे जानना है, मगर नर्वस ब्रेकडाउन ऐसे ही नहीं हो जाता। शर्म से डूब मरो तुम। उन्होंने नफरत से मुंह फेरा था। जानते हो तुम्हारे दादा को या सयाल भाई को इस हालत का पता चला तो क्या होगा? वो ले जाएंगे उसे। फिर बैठे रहना तुम, और मैं बिल्कुल नहीं छुपाऊंगी कुछ भी उनसे। कल या परसों तक तुम्हारे दादा भी आ जाएंगे। वो कहकर जाने लगी तो फरहान ने एकदम उनका हाथ पकड़ा था। अम्मी, वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तालिया की क्रिएट की हुई। उसने जैसे सफाई दी थी। जो भी था तुमने इतना संगीन बदला लिया उससे। वो फिर भी चुप कर गई, खामोश हो गई। शादी में उसकी 1% रजामंदी नहीं थी, मगर बड़ों का एहतराम किया उसने। फिर शादी के बाद कभी हमारे साथ तुम्हारी वजह से बुरा रवैया नहीं रखा। जानते हो कल उसने तुम्हारे लिए कुकिंग की थी, खुद जाकर हलवा बनाया। रात को मैं तुम्हारे कमरे में गई तो वो तैयार हो रही थी तुम्हारे लिए। उसने डिनर नहीं किया तुम्हारे इंतज़ार में, और अब चेहरा देखो उसका पीला जर्द। उन्होंने बहुत से इक्शन आफात कर डाले थे। शर्मिंदगी का बोझ मजीद बढ़ गया था। कॉल आई थी दिन को मुझे, मेरी साहिवाल वाली खाला के बेटे का इंतकाल हो गया। मुझे वहाँ के लिए निकलना था, मगर अब उन्होंने दुख से कहा था मैं उसे मना लूँगा, आप बेफिक्र होकर जाएं, अब कोई शिकायत नहीं होगी। फरहान ने यकीन दहानी करवानी चाहिए, वो तुम्हारे साय से भी खौफ खा रही है। कैसे बेफिक्र होकर जाऊँ? वो दुख से बोली थी। मेरा भरोसा कर लें एक बार सिर्फ प्लीज़, मैं सब ठीक कर दूँगा, कुछ नहीं होने दूँगा उसको। मैं नहीं ला रह सकता उसके बगैर अम्मी, मैं मना लूँगा उसे। उसने बेबसी से कहा था। अम्ना बेगम का दिल बेटे के लिए नरम पड़ा था। ठीक है, बात बिगड़नी नहीं चाहिए, आखिरी मौका है तुम्हारे पास। मैं सुबहान के साथ जाती हूँ, कल तक आने की कोशिश करूँगी। खाना बना हुआ है और सूप भी। वो होश में आए तो प्यार से संभाल लो, और अपना ये सवा नेज़े का गुस्सा पड़े मारो। तुम्हारा गुस्सा दिखाने नहीं लाई मैं इतनी प्यारी सी बहू, उन्होंने खफगी से कहा और तैयारी करने चल दी। आमना बेगम और सुबान जा चुके थे। पूरे घर में अकेले वो दो नफूस थे, जिनमें एक अभी तक गहरी नींद में था तो दूसरे की नींदें उड़ी हुई थी। वो कई चक्कर कमरे के लगा चुका था, मगर वो अभी तक नहीं जागी थी। मगरिब से इशा होने वाली थी। वो लाइट ऑफ करके उसके साइड का लैंप ऑन करता, उसे सराहने बैठा था। उसका हाथ थाम कर चूमा था। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, भीगी और बेबस आवाज़ में जैसे इल्तिजा की गई थी, पर अगला इंसान सुनने से कासिर था। फिर झुककर उसका माथा चूमा था और उठकर कुछ देर दिल हल्का करने की खातिर नीचे लॉन में चला गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नावल इख्तिताम की तरफ जा रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब CNC लाइब्रेरी चैनल। जल्द मिलेंगे नई एपिसोड के साथ।